हेलो फ्रेंड्स, किताबी कास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पॉजिटिव थिंकिंग सीक्रेट बाय एरन केनार्ड बुक के बारे में। अध्याय 1, दर्द अनिवार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है। रात का समय था। अस्पताल के कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। मॉनिटर की बीप बीप आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। बिस्तर पर एक 32 साल का युवक पड़ा था। नाम था आरव। कभी वो जिंदगी से भरा हुआ, सपनों से भरा हुआ लड़का था। हर सुबह जॉगिंग करता, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और अपनी नई शुरू की गई कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करता। लेकिन आज उसके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त था। एक भयानक सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, शायद अब तुम चल नहीं पाओगे। पहले कुछ दिनों तक आरव ने कुछ नहीं बोला, बस छत को घूरता रहता। उसकी आंखों में एक खालीपन था, ऐसा जैसे अंदर से सब खत्म हो गया हो। दर्द तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खा रही थी निराशा, गुस्सा और डर। वो बार बार सोचता, क्यों मेरे साथ हुआ ये? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था। भगवान ने मुझे ही क्यों चुना? हर दिन उसका शरीर दुखता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन। जब भी कोई मिलने आता, वो बस एक ही बात कहता, अब मेरा क्या रहेगा? वो दर्द से ज्यादा अपने सोचने के तरीके से टूट रहा था। एक दिन अस्पताल में एक बूढ़े व्यक्ति को उसके कमरे में शिफ्ट किया गया। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन मुस्कान ऐसी जैसे सूरज की किरण हो। उनका नाम था रमेश चाचा। वो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे। शरीर बिल्कुल कमजोर, पर बातों में इतनी गर्मी कि कोई भी उनसे बात कर मुस्कुराए बिना रह ना सके। पहले दिन आरव ने उनसे बात नहीं की, लेकिन दूसरे दिन जब नर्स ने दोनों को खाना परोसा तो रमेश चाचा ने मजाक में कहा, देखो बेटा, ये अस्पताल का खाना इतना बेस्वाद है कि मुझे लगता है कैंसर मुझसे नहीं, इस खाने से डरकर भाग जाएगा। आरव को हंसी आ गई। कई दिनों में पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। धीरे धीरे दोनों के बीच बात शुरू हुई। रमेश चाचा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों रहते हो? आरव ने सब कुछ बताया। एक्सीडेंट, लकवा, सपनों का टूटना और जीने की इच्छा का खत्म हो जाना। चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है, चाहे शरीर का हो या दिल का। उससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन कष्ट और पीड़ा, ये हमारे चुनाव हैं। आरव थोड़ा चिढ़ गया, बोला, कैसे चुनाव? क्या मुझे ये दर्द झेलना पसंद है? चाचा मुस्कुराए, दर्द तो सब झेलते हैं बेटा, लेकिन कष्ट तब बनता है जब हम उस दर्द को स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। जब हम कहते हैं, क्यों मेरे साथ हुआ, तब हम खुद को जंजीरों में बांध लेते हैं। पर जब हम कहते हैं, हाँ ये हुआ है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तब हम आज़ाद हो जाते हैं। ये बात आरव के दिमाग में घूमती रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की खिड़की खोल दी हो। अगले दिन उसने अपने व्हील चेयर में बैठकर पहली बार बाहर निकलने की कोशिश की। दर्द तो हुआ, पर साथ ही एक छोटी सी राहत भी, जैसे अंदर कोई कह रहा हो, तू अब हार नहीं मान रहा। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करता। डॉक्टरों ने कहा था कि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन वो अब चमत्कार की नहीं, प्रयास की उम्मीद कर रहा था। कुछ हफ्तों में उसका मूड पूरी तरह बदल गया। वो अपने रूम में आने वाले नर्सों को हंसाने लगा, बच्चों से बातें करने लगा और दूसरों को मोटिवेट करने लगा। दर्द अब भी था, लेकिन वो उसे स्वीकार चुका था। एक शाम रमेश चाचा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। आरव उनके पास भागा और बोला, चाचा, डर लग रहा है। चाचा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डर तो मुझे भी लग रहा है बेटा, लेकिन अब मैंने अपने दर्द से दोस्ती कर ली है। दर्द मेरे शरीर में है, पर कष्ट नहीं, वो तो मैंने जाने दिया। कुछ घंटे बाद वो शांति से चले गए। चेहरे पर वही मुस्कान थी। उस दिन आरव बहुत रोया, लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे एहसास हुआ कि दर्द कभी खत्म नहीं होता, पर कष्ट खत्म किया जा सकता है। वक्त बीता। 6 महीने बाद आरव ने अपने हाथों से खुद अपनी व्हीलचेयर को चलाते हुए अस्पताल से बाहर कदम रखा। पूरी तरह नहीं चला, पर चलने की कोशिश की। उसने अपने बचे हुए शरीर से वो कर दिखाया जो बहुतों के पास होते हुए भी नहीं कर पाते, जीने का फैसला। उसने ऑनलाइन अपने जैसे मरीजों के लिए होप बिहाइंड पेन नाम से एक सपोर्ट ग्रुप बनाया। हर दिन वो उन लोगों को प्रेरित करता जो हार मान चुके थे। वो कहता, दर्द तुम्हें झुकाता है,
पर टूटना तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम अपने दर्द से भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसे गले लगाओगे तो वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम कितने मजबूत हो। एक दिन उसके ग्रुप में किसी ने पूछा, क्या दर्द कभी पूरी तरह चला जाता है? आरव ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अब मुझे उससे डर नहीं लगता। अब वो मेरा शिक्षक है, दुश्मन नहीं। धीरे धीरे आरव ने चलने की प्रैक्टिस शुरू की। हर कदम पर गिरता, पर उठता, और हर बार अपने मन में रमेश चाचा की आवाज सुनाई देती, दर्द तो है बेटा, पर कष्ट अब तेरे हाथ में है। साल भर बाद वो कुछ कदमों तक बिना सहारे चल पाया। पूरे अस्पताल में तालियां बजी। डॉक्टर, नर्स, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन आरव जानता था, असली जीत शरीर की नहीं, मन की थी। उसने अब अपने जीवन को उसी दर्शन के नाम समर्पित कर दिया था। दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द तो तय है, लेकिन कष्ट तुम्हारा चुनाव है। उसके अनुभव ने सिखाया कि इंसान दर्द को रोक नहीं सकता, चाहे वो किसी प्रियजन की मौत का हो, किसी असफलता का, या किसी बीमारी का। लेकिन अगर वो उस दर्द को जीवन की सच्चाई मानकर स्वीकार करे, तो दर्द धीरे धीरे ताकत में बदल जाता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सच्चाई ये है कि जो इंसान दर्द को दुश्मन समझकर उससे भागता है, वो हर पल उससे हारता है। लेकिन जो उसे साथी बना लेता है, वो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। आरव की तरह अगर हम दर्द को स्वीकार कर लें, तो जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर भी रोशनी मिल जाती है। क्योंकि अंत में दर्द इंसान को नहीं तोड़ता, उसकी सोच तोड़ती है। और जब सोच बदल जाती है, तो वही दर्द इंसान को सबसे बड़ा योद्धा बना देता है। अध्याय 2, कृतज्ञता की शक्ति। उस दिन अस्पताल से निकलने के बाद आरव की जिंदगी जैसे नए रास्ते पर मुड़ गई थी। वो अब पहले वाला आरव नहीं रहा था, जो हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। अब वो हर सुबह अपने दर्द को याद नहीं करता था, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों को याद करता था जो उसके पास अभी भी थीं। लेकिन जिंदगी तो हमेशा नए इम्तिहान लाती है। हादसे के 2 साल बाद भी आरव का शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। चलने की प्रैक्टिस वो रोज करता था, लेकिन दर्द अब भी साथ रहता था, जैसे कोई पुराना साथी जो कभी दूर नहीं जाता। उसके कुछ दोस्तों ने धीरे धीरे मिलना छोड़ दिया था। कंपनी जो उसने बनाई थी, वो किसी और के हाथों में चली गई थी, और कई बार वो सोचता, क्या मैंने वाकई कुछ हासिल किया है? एक दिन वो पार्क में बैठा सूरज ढलते देख रहा था। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, दौड़ते, गिरते, फिर उठकर हंसने लगते। तभी उसके बगल में एक छोटी लड़की आई। उसके बाल उलझे हुए थे, हाथ में फूलों का गुच्छा था। उसने कहा, भैया फूल लोगे? 5 रुपए के हैं। आरव मुस्कुरा दिया। बोला, तुम खुद तो इतने प्यारे फूल जैसी हो, फिर इन्हें क्यों बेच रही हो? लड़की ने मासूमियत से कहा, मां बीमार है, घर चलाने के लिए फूल बेचती हूं। आरव ने सारे फूल खरीद लिए और पूछा, तुम उदास नहीं होती? लड़की बोली, नहीं भैया, मुझे तो खुशी होती है कि भगवान ने मुझे मां का ख्याल रखने का मौका दिया है। देखो ना, कितने लोग हैं जिनके पास मां ही नहीं। आरव उस पल चुप रह गया, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ छू लिया हो। वो सोचने लगा, मैं तो हर वक्त उस चीज के लिए दुखी रहता हूं जो मेरे पास नहीं है, पर ये बच्ची उस चीज के लिए खुश है जो उसके पास है। वो दिन उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। घर लौटते वक्त उसने ठान लिया कि अब वो हर दिन धन्यवाद से शुरू करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। अगली सुबह उसने एक नोटबुक निकाली और लिखा, आज मैं आभारी हूं कि मैं जिंदा हूं। मैं आभारी हूं कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूं। मैं आभारी हूं कि मुझे एक और दिन मिला है कोशिश करने का। शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो अपने दर्द पर नहीं, अपनी प्रगति पर ध्यान देता था। हर छोटी चीज में उसे कुछ अच्छा दिखने लगा। सूरज की गर्मी, किसी की मुस्कान, या बस अपने शरीर में हल्का सा हलचल महसूस होना। वो हर शाम अपने आसपास के लोगों को भी यही सिखाने लगा। अस्पताल में जो पुराने मरीज थे, उनसे मिलने जाता और कहता, एक चीज बताओ जो आज के दिन तुम्हें आभारी महसूस कराती है। कभी कोई कहता, नर्स ने मुस्कुराकर पानी दिया। कभी कोई कहता, आज दर्द थोड़ा कम था। और कभी कोई सिर्फ कह देता, आज कोई मिलने आया।
धीरे धीरे उन लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटने लगी। आरव ने महसूस किया कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड केवल सोच नहीं बल्कि दवा है। ऐसी दवा जो दर्द मिटा तो नहीं सकती, पर उसे जीने लायक बना देती है। कुछ महीनों बाद उसने एक नया सपना देखा, एक फाउंडेशन बनाने का जहां विकलांग लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। उसने नाम रखा आशा के रंग, क्योंकि उसे लगता था आभार से ही रंग लौटते हैं जिंदगी में। उसने देखा कि जब लोग अपनी मुश्किलों की बजाय अपनी छोटी छोटी खुशियों को गिनना शुरू करते हैं तो उनकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। एक बार एक आदमी वहां आया जो हादसे में अपनी पत्नी और बच्चे दोनों खो चुका था। वो हफ्तों तक चुप रहता, किसी से बात नहीं करता। आरम उसके पास गया और बोला, भाई, मुझे पता है ये दर्द असहनीय है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई याद है जो तुम्हें मुस्कुराती हो? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरी बेटी हर सुबह मुझसे कहती थी, पापा, तुम मेरे हीरो हो। आरव मुस्कुराया, तो क्या तुम आज किसी और बच्चे के लिए हीरो बनना चाहोगे? उस आदमी की आंखों में पहली बार चमक आई। वो फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ाने लगा और कुछ महीनों में उसका चेहरा फिर से मुस्कुराहट से भर गया। आरव को अब पूरी तरह समझ आ गया था, कृतज्ञता इंसान के दर्द को मिटाती नहीं, लेकिन उसके भीतर एक नई दृष्टि जगा देती है। वो हर दिन अपने जीवन को ऐसे देखता जैसे भगवान ने उसे एक नया पन्ना दिया हो, जिस पर वो तय कर सकता है कि दुख लिखे या धन्यवाद। एक दिन वो उसी पार्क में गया जहां वो पहली बार उस छोटी फूल बेचने वाली लड़की से मिला था। अब वो लड़की थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो स्कूल ड्रेस में थी। उसने आरव को देखा और दौड़कर बोली, भैया देखो, अब मैं पढ़ने जाती हूं। आरव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम्हारी मां कैसी हैं? लड़की बोली, अब ठीक है, और आप? आरव मुस्कुराया, मैं भी ठीक हूं, क्योंकि तुम ठीक हो। उसने अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, एक नई नोटबुक जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन की शुरुआत धन्यवाद से करो, क्योंकि वही दिन सबसे खूबसूरत बनता है। लड़की ने नोटबुक को सीने से लगाया और मुस्कुरा दी। उस पल आरव ने महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत, दर्द, संघर्ष सब सार्थक था, क्योंकि अब उसने सिर्फ चलना नहीं सीखा था, जीना सीखा था। वक्त बीतता गया, उसकी फाउंडेशन अब देश भर में फैल चुकी थी। हजारों लोग वहां से सीख रहे थे कि कैसे कृतज्ञता इंसान के भीतर की जंग को जीतने की ताकत देती है। कई बार लोग उससे पूछते, आरव, तुम्हारा रहस्य क्या है? इतने दर्द के बाद भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वो बस मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मैंने गिनती बदल दी है। पहले मैं गिनता था क्या खोया है, अब मैं गिनता हूं क्या मिला है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की नारंगी रोशनी थी, वो उसी पार्क में बैठा था जहां वो पहली बार उस छोटी फूल बेचने वाली लड़की से मिला था। अब वो लड़की थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो स्कूल ड्रेस में थी। उसने आरव को देखा और दौड़कर बोली, भैया देखो, अब मैं पढ़ने जाती हूं। आरव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम्हारी मां कैसी हैं? लड़की बोली, अब ठीक है, और आप? आरव मुस्कुराया, मैं भी ठीक हूं, क्योंकि तुम ठीक हो। उसने अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, एक नई नोटबुक जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, हर दिन की शुरुआत धन्यवाद से करो, क्योंकि वही दिन सबसे खूबसूरत बनता है। लड़की ने नोटबुक को सीने से लगाया और मुस्कुरा दी। उस पल आरव ने महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत, दर्द, संघर्ष सब सार्थक था, क्योंकि अब उसने सिर्फ चलना नहीं सीखा था, जीना सीखा था। वक्त बीतता गया, उसकी फाउंडेशन अब देश भर में फैल चुकी थी। हजारों लोग वहां से सीख रहे थे कि कैसे कृतज्ञता इंसान के भीतर की जंग को जीतने की ताकत देती है। कई बार लोग उससे पूछते, आरव, तुम्हारा रहस्य क्या है? इतने दर्द के बाद भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वो बस मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मैंने गिनती बदल दी है। पहले मैं गिनता था क्या खोया है, अब मैं गिनता हूं क्या मिला है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की नारंगी रोशनी थी, वो उसी पार्क में बैठा था जहां वो पहली बार उस छोटी फूल बेचने वाली लड़की से मिला था। और यही शायद उस कहानी का असली अंत था। आरव की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई जहां उसने कृतज्ञता को अपनाया। क्योंकि जब इंसान
क्यों मेरे साथ पूछना छोड़ देता है और धन्यवाद कि मैं अभी भी यहाँ हूँ कहना शुरू करता है, तो जिंदगी का हर दर्द, हर तकलीफ, हर संघर्ष एक अनुभव में बदल जाता है। और यही सच्चाई है। कृतज्ञता दुख मिटाती नहीं, लेकिन उसे खूबसूरत बना देती है। वो हर घाव को एक कहानी बना देती है, हर आंसू को एक सीख और हर दर्द को एक नया जन्म। अरब अब बस लोगों से इतना कहता है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं लगता, तब भी तुम्हारे पास एक चीज हमेशा होती है, शुक्रिया कहने का मौका। और वही मौका तुम्हें फिर से जिंदा कर देता है। उसके जीवन की किताब का आखिरी वाक्य बस इतना था, दर्द ने मुझे गिराया, पर कृतज्ञता ने मुझे उठाया। अध्याय 3 मन बदले तो दुनिया बदले। आरव की जिंदगी अब कई लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। उसने दर्द को समझा, कृतज्ञता को अपनाया और अब वो दूसरों को सिखाने लगा था कि मुश्किलें इंसान को नहीं तोड़ती, बल्कि उसे नया रूप देती हैं। लेकिन जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है, जब तुम सोचते हो कि सब संभल गया है, तभी कोई नया तूफान आ जाता है। एक दिन फाउंडेशन में एक बड़ा इवेंट था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। आरव मंच पर बोलने वाला था, लेकिन कार्यक्रम के कुछ घंटे पहले अचानक उसे चक्कर आने लगे और शरीर सुन्न पड़ गया। डॉक्टरों ने तुरंत जांच की और बताया कि उसकी रीढ़ की नसों में एक नई समस्या शुरू हो गई है, जिससे आगे चलकर फिर से लकवे का खतरा हो सकता है। उस रात वो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। वही पुराना माहौल, वही मशीनों की बीप, वही हल्की रोशनी, वही डर। 10 साल पहले का वो एक्सीडेंट जैसे दोबारा लौट आया था। पहले कुछ घंटों तक वो कुछ नहीं बोला, बस छत को घूरता रहा। मन में आवाजें गूंज रही थीं। क्यों फिर से मेरे साथ? क्या मैंने अब तक कुछ नहीं सीखा? क्या जिंदगी फिर मुझे वहीं लाकर खड़ा कर रही है जहां से मैंने शुरुआत की थी? उसके अंदर का डर वापस जागने लगा। वो जानता था कि अगर उसने अपने मन को संभाला नहीं, तो वो फिर उसी अंधेरे में चला जाएगा जहां से वो बहुत मुश्किल से बाहर निकला था। सुबह होने पर उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा। सूरज निकल रहा था। किरणें कमरे में हल्की गर्मी बिखेर रही थीं। उसी पल उसे रमेश चाचा की बात याद आई, दर्द को तुम नहीं रोक सकते, पर सोच को बदल सकते हो। आरव ने सोचा कि अगर मैं फिर से डर में डूब जाऊंगा तो मैं वही जिंदगी दोबारा जीऊंगा जो मैं पहले जी चुका हूं। लेकिन अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो शायद ये अनुभव भी कुछ नया सिखाएगा। उसने तय किया कि अब वो अपनी सोच पर काम करेगा। डॉक्टरों ने जो कहा वो तथ्य था, लेकिन उसके भविष्य का फैसला वो तथ्य नहीं, उसकी सोच करेगी। अगले दिन उसने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू की और खुद से बात की। आरव, तेरा शरीर कमजोर हो सकता है पर तेरी सोच नहीं। तू डर सकता है पर डर के आगे रुक नहीं सकता। तू वही इंसान है जिसने मरकर भी जिंदगी जीना सीखा था। अब वक्त है खुद को फिर से याद दिलाने का कि तेरा मन तेरी हकीकत बनाता है। वो हर सुबह ध्यान करने लगा, आंखें बंद कर कल्पना करता कि वो चल रहा है, हंस रहा है, अपने फाउंडेशन में बच्चों के साथ खेल रहा है। पहले पहल ये सब काल्पनिक लगता था, पर धीरे धीरे उसके मन ने उस कल्पना को सच्चाई मानना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जैसे जैसे उसके विचार बदल रहे थे, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा भी बदल रही थी। शरीर अब भी दर्द में था, लेकिन मन में अब भय नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, आरव, तुम्हारी हालत हमारी उम्मीद से बेहतर है। शायद तुम्हारी मानसिक स्थिति ही तुम्हें ठीक कर रही है। आरव मुस्कुरा दिया। उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मैंने दर्द को रोकना नहीं सीखा, मैंने उसे देखने का नजरिया बदल लिया है। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। उसने उस अस्पताल में छोटे मोटिवेशन सत्र शुरू किए। मरीजों से कहता, हमारा शरीर जो महसूस करता है वो हमारी सोच का परिणाम होता है। अगर हम डर के विचारों को पकड़े रहेंगे तो दर्द बढ़ेगा। अगर हम उम्मीद की सोच अपनाएंगे तो वही दर्द कम लगने लगेगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बोला, बेटा, मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं रोज सोचता हूं अब तो खत्म हो गया, मैं क्या करूं? आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप सोच बदलो। खत्म हो गया की जगह रोज ये सोचो, आज मुझे एक दिन और मिला है जीने का। फर्क देखना शुरू हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद वही बूढ़ा व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ वापस आया। बोला, अब दर्द तो है पर अब मैं दिन गिनना छोड़ चुका हूं। अब हर सुबह कहता हूं, धन्यवाद, मैं आज भी यहां हूं। आरव जानता था यही सच्ची जीत थी। कुछ महीनों बाद अस्पताल से निकलते वक्त उसने एक नया संकल्प लिया। अब वो माइंड मैटर्स नाम से एक प्रोग्राम शुरू करेगा, जिसमें वो लोगों को सिखाएगा कि कैसे विचार उनकी वास्तविकता बनाते हैं। प्रोग्राम के पहले दिन उसने मंच पर कहा, दो लोग एक ही हालात में हो सकते हैं। एक उसे नर्क मानता है, दूसरा उसे सीख मानता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है।
जिस दिशा में तुम अपने विचार भेजते हो वही दिशा तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। लोग चुपचाप सुन रहे थे। उसने आगे कहा, मैं कभी सोचता था कि मेरा शरीर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर जब वो टूट गया तो मैंने जाना कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा मन है। अगर मैं खुद को कमजोर मान लूं तो शरीर साथ छोड़ देगा, लेकिन अगर मैं खुद को मजबूत मान लूं तो दर्द भी हार मान जाएगा। वो अब लोगों को विजुअलाइजेशन सिखाता था, यानी अपने दिमाग में वही तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। किसी ने पूछा, क्या सोचने भर से जिंदगी बदल जाती है? आरव ने कहा, सोचना बीज बोने जैसा है। जो बीज तुम रोज पानी देते हो वही पेड़ बनता है। अगर तुम डर का पानी दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर तुम उम्मीद का पानी दोगे तो आशा का पेड़ उगेगा। एक बार जब वो अपने ऑफिस में बैठा था तो एक लड़की आई, वही छोटी फूल बेचने वाली जो अब कॉलेज में थी। वो बोली, भैया अब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। आपकी बातों ने मुझे सिखाया कि सोच इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मैंने आपसे सीखा कि जब हालात पर नियंत्रण ना हो तब सोच पर नियंत्रण रखो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तूने वो समझ लिया जो बहुत से बड़े लोग भी नहीं समझ पाते। वो लड़की हंसकर बोली, आपने ही तो सिखाया था, मन बदले तो दुनिया बदले। उस पल आरव को महसूस हुआ कि उसकी कहानी अब पूरी हो चुकी है। वो अब उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल चुका था जिसने कभी खुद से कहा था, क्यों मेरे साथ? अब वो कहता था, मेरे साथ इसलिए ताकि मैं औरों के लिए रास्ता बन सकूं। उसकी सोच ने उसकी हकीकत को पूरी तरह से बदल दिया थी। वो अब केवल जिंदा नहीं था बल्कि जीता हुआ सबूत था इस बात का कि जब इंसान अपने विचार बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। रात को वो घर की बालकनी में बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने आसमान की ओर देखा जहां तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद उस दर्द का जिसने मुझे कृतज्ञता सिखाई, धन्यवाद उस दर्द का जिसने मुझे अपनी सोच की ताकत दिखाई, और धन्यवाद उस जिंदगी का जिसने मुझे बार बार गिराया ताकि मैं हर बार नए नजरिए से उठ सकूं। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान लौट आई थी। अब उसके लिए खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं थी, वो उसके भीतर थी, उसके विचारों में थी। और तभी उसे महसूस हुआ कि सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो। जब तुम्हारी सोच डर से ऊपर उठ जाती है तो कोई हालात तुम्हें कैद नहीं कर सकते। उसकी कहानी वहीं पूरी हुई जहां दर्द था लेकिन डर नहीं, जहां मुश्किलें थीं लेकिन विश्वास भी, जहां शरीर कमजोर था लेकिन मन अडिग। आरव की आंखें बंद थीं पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे पता था दुनिया वही होती है जो तुम अपने मन में बनाते हो। और उसने अपने मन में शांति, प्रेम और आशा की दुनिया बना ली थी। उसके जीवन की आखिरी पंक्ति शायद यही कहती, मेरे विचारों ने मेरी हकीकत लिखी और मैंने चुना उम्मीद। अध्याय 4, विश्वास और एक बड़ी योजना। उस रात जब आरव बालकनी में बैठा आसमान को देख रहा था, हवा उसके चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब किसी कारण से हुआ? वो सोच में डूब गया। अगर वो एक्सीडेंट न हुआ होता तो शायद आज भी वो दौलत, शोहरत और कामयाबी की दौड़ में भाग रहा होता। अगर वो हादसे से बच गया, फिर भी जिंदगी ने उसे दोबारा क्यों परखा? क्या ये सब महज संयोग था या फिर सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? वो सोचते सोचते अतीत में चला गया, जब वो पहली बार अस्पताल में था, जब रमेश चाचा ने कहा था, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, पर उससे तुम क्या सीखते हो वही तुम्हारा मार्ग तय करता है। तब शायद वो बात बस शब्द लगती थी, लेकिन अब 10 साल बाद वो शब्द उसके भीतर किसी सच्चाई की तरह गूंज रहे थे। कुछ हफ्तों बाद आरव को अपने एक पुराने दोस्त का फोन आया, जो अब एक गांव में सामाजिक कार्य करता था। उसने कहा, आरव, यहाँ पहाड़ों में एक छोटा स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने तो आते हैं पर जिंदगी से ज्यादा डरते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन यहां रहो, शायद तुम्हारे अनुभव से कुछ बदल जाए। आरव ने पहले मना किया। उसका शरीर अब पहले जितना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद यही अगला कदम है, शायद यही वही रास्ता है जो मुझे दिखाना है। कुछ दिनों बाद वो पहाड़ों की एक घाटी में पहुंचा। हवा ठंडी थी, आसमान साफ, और सामने पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे ईश्वर ने उन्हें खुद गढ़ा हो। वो छोटे से स्कूल में बच्चों से मिला। उनमें से ज्यादातर गरीब परिवारों से थे। कोई अपने पिता को खो चुका था, कोई बीमार मां के साथ जी रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि उन बच्चों की आंखों में विश्वास की कमी थी, जैसे जिंदगी ने उन्हें भरोसा करना सिखाया ही नहीं था। एक दिन एक छोटा लड़का, करीब 10 साल का, उसके पास आया और बोला, सर, क्या भगवान सच में होता है? अगर होता है तो वो हमारी मदद क्यों नहीं करता? आरव कुछ पल चुप रहा। उसे याद आया
यही सवाल उसने खुद से कितनी बार पूछा था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान सीधा मदद नहीं करता बेटा, वो हमें ऐसे हालात में डालता है जहां हमें खुद अपनी ताकत ढूंढनी पड़ती है। वो हमें गिराता नहीं, पर झुकने की कला सिखाता है। लड़के ने कहा, पर हमें कैसे पता चले कि वो है भी या नहीं? आरव मुस्कुराया। जब तुम्हारे दिल में शांति आती है, जब तुम बिना वजह किसी चीज पर भरोसा करते हो, वही भगवान है। वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उस रात आरव पहाड़ी के ऊपर गया। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने ऊपर देखा और कहा, अगर तू है तो मुझे अब दिखाना मत, बस मुझे सही राह पर चलने की हिम्मत देना। उसके अंदर एक गहरी शांति उतर आई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखकर कह रहा हो, मैं यहीं हूं। अगले कुछ हफ्तों में उसने बच्चों के लिए विश्वास के खेल शुरू किए। वो उन्हें आंखें बंद कर पेड़ तक चलने को कहता और कहता, कभी कभी तुम्हें रास्ता दिखता नहीं, पर तुम फिर भी चलते हो, क्योंकि तुम्हें भरोसा होता है कि कोई तुम्हें गिरने नहीं देगा। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। वो मुस्कुराने लगे, सपने देखने लगे। एक दिन भारी बारिश में स्कूल की छत गिर गई। सब बच्चे डरकर बाहर भागे। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हालात खराब थे। आरव का शरीर दर्द में था, पर उसने सबको शांत रहने को कहा। उसने खुद अपने व्हीलचेयर में बैठकर बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। एक छोटा लड़का, वही जिसने भगवान पर सवाल किया था, अब उसके पास आया और बोला, सर आज मैं डरा नहीं, मुझे पता था कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं थे। शायद भगवान आप में ही हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि विश्वास कभी देखने से नहीं, महसूस करने से आता है। कुछ महीनों बाद जब वो शहर वापस लौटा, तो डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी अब स्थिर हो गई है। वो खुद हैरान था। डॉक्टर ने मजाक में कहा, शायद आपकी दवाओं से ज्यादा आपके विश्वास ने काम किया। आरव मुस्कुरा दिया। शायद, उसने कहा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि भगवान का मतलब केवल मंदिर नहीं, वो हर उस पल में है जब मैं डर के बजाय भरोसा चुनता हूं। अब वो अपने माइंड मैटर्स प्रोग्राम में एक नया सत्र जोड़ चुका था, फेथ एंड फ्लो, यानी विश्वास और प्रवाह। वो कहता, जिंदगी में जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या हो रहा है, तब सोचो कि शायद ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हर गिरना, हर दर्द, हर खोना तुम्हें कुछ सिखाने आया है, और जब तुम भरोसा रखोगे तो दर्द भी दिशा बन जाएगा। एक दिन एक महिला आई। उसका पति मर चुका था, बेटा बीमार था, और वो कह रही थी, आरव सर अब मुझ में कोई उम्मीद नहीं बची। आरव ने बस एक बात कही, आपको अभी पूरी तस्वीर नहीं दिख रही, पर भरोसा रखिए कि ये सब किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। हर रात के बाद सुबह आती है, पर उसके आने पर भरोसा करना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद वही महिला वापस आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बोली, सर मुझे लगता है अब मैं भगवान को समझने लगी हूं। उन्होंने मेरे बेटे को ठीक नहीं किया, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब मैं दूसरों की मदद करती हूं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही तो विश्वास है, जब हम दुख में भी एक अर्थ ढूंढ लेते हैं। उस रात आरव ने अपने जर्नल में लिखा, पहले मैं सोचता था कि जीवन मेरे साथ हो रहा है, अब समझ आया जीवन मेरे लिए हो रहा है। हर दर्द, हर डर, हर ठहराव किसी बड़ी योजना की तैयारी है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह शांत और गहरी हो गई। अब वो हर सुबह सूरज देखकर कहता, धन्यवाद एक और दिन देने के लिए। वो हर कठिनाई में कुछ खोजने लगा, कोई संकेत, कोई सबक, कोई दिशा। एक साल बाद जब वो फिर उसी पहाड़ी गांव में लौटा, बच्चे बड़े हो चुके थे। स्कूल अब मजबूत दीवारों वाला था, और दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भरोसा रखो, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे सच्चा होता है। आरव ने उस दीवार को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, तूने मुझे मेरे दर्द में भी अर्थ दिया। तूने मुझे दिखाया कि जिंदगी के सबसे गहरे अंधेरे में भी कोई प्रकाश होता है, बस विश्वास की आंखों से देखना सीखना पड़ता है। उसकी कहानी अब पूरी थी। उसने दर्द को समझा, कृतज्ञता सीखी, सोच बदली, और अब विश्वास पाया। क्योंकि आखिर में उसने यही सीखा, जब तुम खुद पर और किसी बड़ी शक्ति पर भरोसा करते हो, तो जिंदगी केवल गुजरती नहीं, अर्थपूर्ण बन जाती है। और शायद यही जीवन का असली रहस्य है। फेथ डजंट रिमूव पेन, इट गिव्स इट अ पर्पस। या कहो, विश्वास दर्द नहीं मिटाता, लेकिन उसे अर्थ दे देता है। अध्याय 5, माहौल और रिश्तों का प्रभाव। उस सुबह आरव पहाड़ों से लौटकर फिर शहर आया था। अब उसकी जिंदगी में बहुत शांति थी,
लेकिन एक चीज उसने महसूस की, उसका घर, उसका माहौल, उसके आसपास के लोग सब पहले जैसे नहीं थे। वो सोचता था कि भीतर का बदलाव ही सबसे जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बाहरी माहौल भी हमारे भीतर के भावों को गहराई से प्रभावित करता है। वो अपने पुराने फ्लैट में लौटा, जहां दीवारों पर अब भी वो तस्वीरें टंगी थीं जो उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाती थीं, काम, प्रतियोगिता और भाग-दौड़। दीवारों पर पड़े डिप्लोमा और अवार्ड्स उसे अब खाली से लगते थे। वो कमरे में बैठा और हल्की हंसी आई। कैसे ये कमरे मेरे अहंकार के मंदिर बन गए थे, उसने सोचा। अब वो सब उसे बेअसर लगने लगा था। उसने तय किया कि अब ये घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं रहेगा, बल्कि एक शांत स्थान बनेगा जहां सकारात्मकता सांस ले सके। उसने दीवारों से सारी ट्रॉफियां उतार दीं, उनकी जगह छोटे पौधे रखे, दीवारों पर कुछ शांत रंगों की पेंटिंग्स लगाईं, सूरज की किरणें, बहती नदी, उड़ते पक्षी। हर सुबह वो खिड़की खोलकर धूप को भीतर आने देता और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जिस तरह उसके विचार बदल रहे थे, वैसे ही उसका वातावरण भी उसके साथ सांस लेने लगा था। लेकिन असली परीक्षा उसके रिश्तों में थी। कई पुराने दोस्त अब भी उसी पुराने आरव को जानते थे, वो जो हमेशा जीतने की बात करता था, हार से डरता था और दिखावे में जीता था। जब उन्होंने उसे अब शांत, विनम्र और भीतर से स्थिर पाया, तो कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा, तू बदल गया है। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, शायद मैं अब ठीक से जीना सीख गया हूं। लेकिन हर कोई उसे समझ नहीं पाया। कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, कुछ ने दूरी बना ली। शुरू में यह तकलीफ देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ सहारा बनकर, और दोनों ही जरूरी हैं। वो अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह देने लगा जो उसे ऊंचा उठाते थे, जो उसे अपनी रफ्तार से बढ़ने देते थे, जो उसे उसकी रोशनी याद दिलाते थे। वो अक्सर कहता, अगर तुम उस माहौल में रहो जहां हर कोई शिकायत करता है, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी शिकायतें घर कर लेंगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो हर स्थिति में अच्छाई ढूंढते हैं, तो तुम्हारी सोच खुद ब खुद बदलने लगेगी। एक बार उसकी मुलाकात तन्वी नाम की एक लड़की से हुई। वो भी पहले किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी, लेकिन अब उसने अपना सब कुछ छोड़कर मानसिक स्वास्थ्य पर काम शुरू कर दिया था। दोनों की बातें घंटों चलती, वो जीवन के अर्थ पर चर्चा करते, प्रकृति में घूमते, लोगों की मदद की योजनाएं बनाते। तन्वी हमेशा कहती, आरव, अगर हम अपने आसपास के माहौल को बदलना नहीं चाहते, तो अपने भीतर की शांति बचाना बहुत मुश्किल है। दुनिया हमें हर दिन नीचे खींचती है, इसलिए हमें ऐसा माहौल चाहिए जो हमें ऊपर उठाए। आरव ने इस बात को गहराई से महसूस किया। वो अपने पुराने दोस्तों को बदलना नहीं चाहता था, लेकिन उसने दूरी बना ली, न नाराजगी से बल्कि समझदारी से। वो अब ऐसे लोगों के बीच रहना चाहता था जिनके शब्दों में उम्मीद थी, जिनकी सोच में सादगी थी, जिनके साथ बैठकर आत्मा को सुकून मिलता था। वो अपने आसपास का भौतिक माहौल भी बदलने लगा। हर सुबह संगीत बजाता, धीमी, सकारात्मक धुनें। वो अपने घर में मोमबत्तियां जलाता, पौधों को पानी देता और शाम को सूरज डूबते देखता। धीरे धीरे वो समझ गया कि माहौल हमारे मन का प्रतिबिंब है। अगर बाहर अव्यवस्था है, तो भीतर भी शांति नहीं टिक सकती। एक बार उसने बच्चों के साथ एक गतिविधि की। उसने उन्हें कहा कि वो अपना खुशी का कोना बनाएं। हर बच्चे ने अपनी पसंद का स्थान चुना, कोई पेड़ के नीचे, कोई नदी किनारे, कोई क्लासरूम के कोने में। फिर उसने कहा, अब इस जगह को साफ रखो, सुंदर बनाओ और रोज वहां 2 मिनट बैठो। कुछ दिनों में उसने देखा कि बच्चे ज्यादा खुश और शांत रहने लगे। वो बोला, देखो, जब तुम अपने आसपास प्यार और शांति फैलाते हो, तो वही तुम्हारे भीतर लौटकर आती है। इसी बीच आरव का भाई रोहन, जो अब भी शहर के बिजनेस माहौल में फंसा हुआ था, उससे मिलने आया। वो हमेशा की तरह जल्दी में था, फोन कॉल्स, तनाव और गुस्से से भरा हुआ। उसने आरव से कहा, यार, तू कैसे इतना शांत रह लेता है? मुझे तो लगता है अगर मैं थोड़ा भी धीमा हुआ तो सब हाथ से निकल जाएगा। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि तू अब भी भाग रहा है, जबकि मैं अब बह रहा हूं। रोहन हंसा, बह रहा है? इसका मतलब? आरव ने कहा, पहले मैं भी सोचता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है, कि मुझे सब कुछ जीतना है, लेकिन अब मैंने सीखा है, जिंदगी नदी की तरह है। तूफान आएंगे, पत्थर आएंगे, पर अगर तू प्रवाह में रहोगे तो तैरते रहोगे। और उस प्रवाह को बनाए रखने के लिए तेरा वातावरण शांत होना जरूरी है।
रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद मुझे भी अपने आसपास कुछ बदलना होगा। आरव ने बस इतना कहा, माहौल को मत कोसो, उसे सजाओ, क्योंकि वही तेरी सोच को गढ़ता है। धीरे धीरे आरव ने अपने घर को एक छोटे से ध्यान केंद्र में बदल दिया। हर रविवार कुछ लोग वहां आते, कोई तनाव से भरा, कोई दुख में डूबा, कोई दिशा खोजता हुआ। वो सब एक सर्कल में बैठते, बातें करते और साथ में चाय पीते। आरव हमेशा कहता, देखो, कभी कभी हमें थेरेपी की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत होती है। जब तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सच में सुनते हैं, तो आधी तकलीफ तो वहीं खत्म हो जाती है।